हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास ये चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर पे हमने 3 क्लासेस देख रखी हैं। इससे पहले जो क्लास मैंने ली थी उसमें हमने क्या देखा था, टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में। वहां पर कुछ फार्मूले हमने डिराइव किए थे और फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की थी और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की थी प्यारे बच्चों। अब उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं नया कॉन्सेप्ट बताऊं, थोड़ा सा हम पिछली क्लास में जो फार्मूले डिराइव किए थे उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, हमने देखा था टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में, यानी कि अगर हमारे पास दो मासेस कुछ इस तरीके से हैं प्यारे बच्चों, तो अगर यहां पर अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि इनका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो अगर मैं पूछूं कि m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी या फिर m2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो किस तरीके से आते थे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने वहां पर प्यारे बच्चों इनकी जो बीच की डिस्टेंस थी वो r मानी थी, यहां से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस मानी थी वो r1 मानी थी, और m2 से जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मानी थी वो r2 मानी थी प्यारे बच्चों। ठीक, तो यहाँ जो m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है वो क्या है, r1, और ये निकल के आई थी प्यारे बच्चों m2 r अपान m1 प्लस m2। आप लोगों को याद होगा और मैंने बताया भी था कि अगर किसी एक पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है तो दूसरे वाले का मास लो ऊपर साइड, इनटू में उनके बीच की डिस्टेंस ले लो, अपान में टोटल मास ले लो। टोटल मास यानी कि उन दोनों मासेस का सम है ना, तो वहां पे डिस्टेंस निकल जाती है सेंटर ऑफ मास की। इसी तरीके से अगर m2 से इसकी डिस्टेंस चाहिए सेंटर ऑफ मास की, तो वो कैसे निकलेगी, तो m2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हमने मानी है r2, तो ये निकल के किस तरीके से आई थी, यहां पर अगर यहां से ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस तो ऊपर कौन सा मास रहेगा, ये वाला। ठीक, और बीच की डिस्टेंस r और अपान में टोटल मास का है बच्चों। तो ये चीज निकल के आई थी, ये दो फार्मूले। और एक तीसरा फार्मूला निकल के आया था इनको डिवाइड करके, और वो था m1r1 इक्वल्स m2r2। और ये 3 फार्मूले हम लोगों ने प्यारे बच्चों देखे थे कल, और फिर आगे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। यहां पे ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं प्यारे बच्चों। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना इस पर, अभी तो नहीं, अभी इस पर हम क्वेश्चन जरूर देखेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस देखेंगे वो उतने अच्छे लेवल के नहीं होंगे जो आगे आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस आज के भी बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो और भी ज्यादा लाजवाब होंगे। और जेईई एडवांस्ड में हर दूसरे साल इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। चलिए तो हम यहाँ पर आगे अपनी स्टडी को आगे अपनी स्टडी पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको जरा हम मिटा देते हैं, ये जो फार्मूला है इसको जरा याद रखिए, m1r1 इक्वल्स m2r2। ठीक, इसी फार्मूले को मैं एक और कॉन्सेप्ट से डिराइव करने वाला हूं अभी, तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं फिर हम उस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। देखिए ये जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है प्यारे बच्चों, नया कॉन्सेप्ट है मास मूवमेंट। क्या है प्यारे बच्चों, ये मास मूवमेंट। मास मूवमेंट प्यारे बच्चों, तो मास मूवमेंट आखिर ये क्या होता है, तो चलिए मैं बता देता हूं। एक चीज देख लीजिए, जब भी हम मास मूवमेंट को बताएंगे तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक, हम किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के ही रिस्पेक्ट में मास मूवमेंट को बता सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम कह देते हैं ओरिजिन प्यारे बच्चों। ठीक है, जहां से हम रेफरेंसेस दें वही रेफरेंस पॉइंट है। और ये क्या होता है, ये ओरिजिन तो होता है, हम ओरिजिन से ही तो किसी की पोजीशन आदि को बताते हैं, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो अगर हमें मास मूवमेंट बताना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, या मैं कहूं कि एक ओरिजिन लेना पड़ेगा। अब यहां से हम अगर कोऑर्डिनेट्स अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर दें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, ये इस तरीके से हमने एक्सिस अटैच कर दिए तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें नजर आया। अब
अगर मान लीजिए कोई मास इस तरीके से है, यहाँ पर m1 इस तरीके से कोई मास है प्यारे बच्चों, और इसका हमें मास मोमेंट बताना है, तो इसका मास मोमेंट क्या होगा? तो बहुत ही साधारण सी चीज, हमें इस रेफरेंस पॉइंट से इसका पोजीशन लेना है। ये इसकी पोजीशन हो गई प्यारे बच्चों, और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर। अगर इसका पोजीशन वेक्टर आर है तो इसके लिए जो मास मोमेंट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? मास मोमेंट प्यारे बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हम अक्सर जेड से डिनोट करते हैं, तो हमने इसको जेड वेक्टर से डिनोट कर लिया, और ये हो जाएगा मास। मास इसको हम m1 क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे दूसरा तो कोई पार्टिकल हमने लिया नहीं है, तो केवल m ले लो, ठीक है, तो m ले लो, तो मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, ये हो जाता है मास मोमेंट। तो बड़ी ही साधारण सी चीज है। ये क्या होता है, जहां से भी हमें मास मोमेंट लेना हो तो वहां से पोजीशन वेक्टर ले लो, और जिस वाले मास का मास मोमेंट लेना हो उस मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस मास का क्या निकल जाएगा? मास मोमेंट प्यारे बच्चों। तो काफी इजी सी चीज है, इसको याद रखना है, ठीक। अब देखिए, अगर इसी पर आगे मैं बात करूं तो एक चीज मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास मोमेंट को लें तो जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास होंगे उन सभी का मास मोमेंट जो निकल के आएगा उनका सम प्यारे बच्चों 0 होता है। इस बात को एक बार और सुन लें, अगर पहली बार में ना समझ पाए हो तो सुन लीजिए। अगर ये रेफरेंस पॉइंट हम सेंटर ऑफ मास पर ही ले लें, यानी कि सेंटर ऑफ मास के ही रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल्स के मास मूवमेंट लें, ठीक, तो जितने भी पार्टिकल्स हमारे सिस्टम में होंगे उन सभी के मास मूवमेंट को अगर हम जोड़ लें तो उनका जो जोड़ मिलेगा, जो उनका सम मिलेगा वो 0 होगा प्यारे बच्चों। इस चीज को एक बार मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूं। देखिए, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए ये फार्मूला पढ़ा था, m1r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही जितने भी वेक्टर्स जितने भी पार्टिकल्स आपके पास हो उन सभी के लिए लिख लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर सभी का सम करके मासेस को यहाँ पर लिख लेना है। चलिए, तो इस तरीके का फार्मूला था सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने के लिए। अब ऊपर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, जरा देखिए, m1r1 वेक्टर, इसका मतलब क्या है? ये m1 है और r1 क्या है? इस m1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। तो मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मास मोमेंट, अभी हमने पढ़ा। तो कुल मिलाकर के जहां से भी हम पोजीशन को देख रहे हैं, जहां से भी हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकालना चाहते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये मास मोमेंट ही तो लिखे हुए हैं हर एक पार्टिकल के लिए। तो ये m1 के लिए मास मोमेंट हो गया, ये m2 का मास मोमेंट हो गया, इसी तरीके से हर एक पार्टिकल का मास मोमेंट ही तो जुड़ रहा है। तो ये सारे पार्टिकल्स के मास मोमेंट का सम है। ऊपर क्या है? सारे पार्टिकल्स के मास मोमेंट्स का सम है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैंने बताया कि सारे पार्टिकल्स के मास मोमेंट का सम 0 होगा अगर हम मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लें, यानी ओरिजिन अगर सेंटर ऑफ मास पर ही मान लें। इस बात को यहां से बड़ी ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है। कैसे? देखिए, अगर हम ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पर ही ले लें तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो 0 हो गई, क्योंकि वो 0 0 पर ही स्थित है ना। तो अगर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर ही आ जाए तो आर वेक्टर तो 0 हो गया, है ना, आर की वैल्यू तो 0 होगी ना, इसलिए आर वेक्टर 0 हो गया। अब अगर ये 0 हो गया तो ये इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो ये सारी चीज किसकी इक्वल आ जाएगी? 0 के, यानी कि सारे मास मोमेंट्स का जो सम हो गया वो 0 हो गया। अगर हम मास मोमेंट ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास से, तो मास मोमेंट हम कहां से ले रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से ही तो ले रहे हैं। ओरिजिन हमने कहां पर रखा है? सेंटर ऑफ मास पर, तभी ये 0 हुआ है और तभी ये इक्वल हुआ है 0 के। तो अगर हम मास मोमेंट्स को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लें, फिर उनका हम सम ले लें, तो प्यारे बच्चों उनका जो सम आएगा वो 0 आएगा। वो यहां से देखा जा सकता है। चलिए, मास मोमेंट पर इतनी बातें हमने जान ली, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने मास मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखा। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम फिर से एक रिलेशन को डिराइव करेंगे। कौन सा रिलेशन? जो हमने पहले पढ़ रखा है, m1r1 इक्वल्स m2 r2 प्यारे बच्चों। इस रिलेशन को हमने डिराइव किया था जब कल हम 2 पार्टिकल सिस्टम पढ़ रहे थे। तो फिर से इसी रिलेशन को हम फाइंड करेंगे मास मोमेंट के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले तो हम 2 पार्टिकल सिस्टम ले लें।
मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है। अब इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो प्यारे बच्चों इनको मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होगा। ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उनको मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होता है। इस चीज को हमने प्रूव कर रखा है और दूसरे लेक्चर में प्रूव किया था प्यारे बच्चों। तो अगर जिसको इस चीज का प्रूफ चाहिए कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो उनको मिलाने वाली लाइन पर ही होगा, इसके लिए वो दूसरा लेक्चर जरूर देख लें। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं, इनको मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होगा, ये हम देख चुके हैं। ठीक, तो चलिए अगर इस तरीके से इनका सेंटर ऑफ मास है प्यारे बच्चों, तो अब हमें इस चीज को डिराइव करना है कैसे, मास मूवमेंट के कॉन्सेप्ट से। तो मास मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले वेक्टर बताने के लिए, हम डायरेक्शन आदि प्रॉपर्ली बताने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों एक्स एक्सिस पर है, तीनों एक्स एक्सिस पर है। ऐसा इसलिए मान लिया कि हम डायरेक्शन को प्रॉपर्ली दे पाए। देखिए भाई, अगर एक्स एक्सिस पर है तो इधर वाली डायरेक्शन को हम प्लस आई कैप से दिखा देंगे, इधर वाली डायरेक्शन को हम माइनस आई कैप से दिखा लेंगे, तो डायरेक्शन दिखाना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस पर है। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के मास मोमेंट्स को निकाल करके उनका सम कर देंगे और उनका सम 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हम मास मोमेंट्स सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास है और m1 से इसकी डिस्टेंस r1 थी और m2 से इसकी डिस्टेंस r2 थी, तो प्यारे बच्चों मास मोमेंट किस तरीके से लिखे जाएंगे, इसका मास मोमेंट अगर मुझे लिखना है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा, m1 इनटू इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर किधर है, पीछे की ओर, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, इसलिए उसको माइनस आई कैप के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो r1 माइनस आई कैप, ऐसे इसको लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहां पर इस साइड आइए, सम है करना है, इसका ले लीजिए, इसका मास मोमेंट क्या जाएगा, m2 इनटू इसका पोजीशन वेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखिए r2 आई कैप, यही हो जाएगा क्योंकि इससे आगे की ओर है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ आई कैप। अब इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम मास मोमेंट्स को ले तो सभी पार्टिकल्स के मास मोमेंट का जो सम आता है वो 0 होता है, इसलिए इनका जो सम हुआ वो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए ये माइनस के साथ है, इसलिए ये उधर पॉजिटिव साइन के साथ चला जाएगा, या मैं कहूं कि m1 r1 आई कैप बराबर हो जाएगा m2 r2 आई कैप के प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, इस कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज को उधर ले जाएंगे तो m2 r2 आई कैप बराबर हो जाएगा m1 r1 आई कैप के। ठीक, तो हमने m1 r1 आई कैप इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर इनके मैग्नीट्यूड ले लिए जाए तो आप देख सकते हो कि m1 r1 m2 r2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक, ये दोनों ही वेक्टर्स बिल्कुल सेम हैं क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड इनकी सेम होगी क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ प्यारे बच्चों। ठीक, तो इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो गए, सेम हो गए प्यारे बच्चों। तो ये चीज हमने प्रूव कर लिया मास मूवमेंट से भी। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस लगाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। चलिए प्यारे बच्चों, इन कॉन्सेप्ट पर आधारित हम क्वेश्चंस लगाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए इनको छोड़ना मत। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट मास है 2 kg और यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है 3 kg का। ऐसा अगर मैं मान लूं प्यारे बच्चों, अब मैं बोल दूं कि if 3 kg is shifted 1 meter towards right, then by what distance, या by what distance 2 kg should be shifted क्या लिखा हमने, if 3 kg is shifted 1 meter towards right, then by what distance 2 kg should be shifted, that
दैट सेंटर ऑफ मास remains at same position। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 kg को अगर राइट डायरेक्शन में 1 मीटर शिफ्ट कर दिया जाए, यानी 1 मीटर आगे शिफ्ट कर दिया जाए, तो 2 kg को किस तरीके से कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट करे कि प्यारे बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पर ही रहे, वो इधर उधर ना जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए ये जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है इसी का यूज यहाँ पर हम करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये देखिए, अगर मैं ये मान लूं कि सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कुछ यहाँ है, कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर है प्यारे बच्चों, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस r1 थी इनिशियली जब इनको इधर उधर शिफ्ट नहीं किया गया था तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर r1 थी और इसकी डिस्टेंस r2 थी, मान लीजिए इस तरीके से थी, तो प्यारे बच्चों ये संबंध अगर हम लगा पाए, अगर इस फार्मूले को लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए m1r1 यानी 2 इंटू r1 इक्वल रहेगा 3r2 के। बिल्कुल हो जाएगा, इस फार्मूले से, इस रिलेशन से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 3 kg को राइट डायरेक्शन में 1 मीटर से शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो इसको कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट करें कि जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, सॉरी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज ना हो। तो जरा देखिए, अगर हम इसके लिए 1 मीटर इसको आगे बढ़ा दें राइट डायरेक्शन में, मान लीजिए कि 3 kg अब यहाँ आ गया, कितना चल के 1 मीटर, ठीक इतना चल गया। अब सेंटर ऑफ मास को नहीं हिलाना, उसको अपनी ही पोजीशन पर रखे रहना है, इसको हिलाना है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम हिला लेते हैं। मान लीजिए कि 2 kg यहाँ आ गया, कितनी डिस्टेंस चल के d प्यारे बच्चों। ठीक, तो हमें d ही निकालना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस उसने पूछी है कि कितने डिस्टेंस से उसको हम इधर उधर डिस्प्लेस करें। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि इसको इधर ही क्यों डिस्प्लेस किया, इधर क्यों नहीं डिस्प्लेस किया। तो एक चीज लॉजिक से आप पता कर सकते हो प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैं बोल दूं कि इस तरीके से कोई चीज है, ऐसे m मास है, इसका भी मास m है, ऐसा अगर हम देख लें तो इनका जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा प्यारे बच्चों, बीच में होगा। अब अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करने जाऊं, ठीक, और इसको भी मैं इधर शिफ्ट कर दूं इसी डायरेक्शन में, तो देखिए सेंटर ऑफ मास तो इसके नजदीक आ गया और इससे काफी दूर हो गया, जबकि हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए अगर ये दूर जा रहा है तो इसको भी इधर दूर ही जाना पड़ेगा ताकि इनकी जो डिस्टेंस है दोनों से सेम बनी रहे। ठीक है, अगर ये नजदीक आता तो इसको भी नजदीक ही आना पड़ता ताकि अभी भी जो डिस्टेंस है दोनों से वो सेम बनी रहे। ठीक है, अगर आप किसी एक ही डायरेक्शन में दोनों को डिस्प्लेस करा लेते हो तो सेंटर ऑफ मास भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मासेस सेम है तो आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ मासेस सेम नहीं है तो आपको इतनी आसानी से बात हो सकता है ना पच रही हो, लेकिन आपको लॉजिक दिमाग से सोचिए जरा कि अगर सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं होना इधर उधर तो निश्चित रूप से अगर एक दूर जा रहा है तो दूसरे को भी दूर जाना चाहिए। अगर एक इस साइड गया दूसरा भी इस साइड गया तो सेंटर ऑफ मास भी तो आगे बढ़ जाएगा, है ना। थोड़ा दिमाग से सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए इसको अगर ये इधर गया दूर तो इसको भी दूर ही जाना पड़ेगा, और अगर किसी ने गलती से इसको इधर शिफ्ट भी करा भी लिया तो जो आंसर आ जाएगा वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि हमने गलत डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कराया है। ठीक प्यारे बच्चों, तो अगर किसी ने गलत डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, किसी ने गलत डायरेक्शन में उसको चला दिया तो प्यारे बच्चों आंसर माइनस के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे। इसलिए पहले तो लॉजिक लगा करके आप समझें कि अगर एक दूर गया तो दूसरे को भी दूर जाना पड़ेगा, और अगर एक पास आया तो दूसरे को पास ही आना पड़ेगा। और अगर किसी का लॉजिक काम नहीं करता तो किधर भी शिफ्ट करा ले, बस अगर उसकी शिफ्टिंग गलत होगी तो माइनस के साथ आंसर आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अगर शिफ्टिंग हो गई तो चलिए फिर से यही फार्मूला लगा लीजिए। अब देखिए सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस और सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस, फार्मूला फिर से यही लगेगा, फार्मूला कह दो या रिलेशन कह दो, यही रिलेशन फिर से लगेगा प्यारे बच्चों। चलिए तो यही रिलेशन हम फिर लगाएंगे, कैसे देखिए m1, अब ये m यहाँ आ गया, यहाँ नहीं है,
तो m1 यानी 2 इंटू सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस। r1 क्या है, सेंटर ऑफ मास से m1 की डिस्टेंस। ठीक, तो कितनी है देखिए, r1 पहले थी d और डिस्प्लेस हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, r1 प्लस d प्यारे बच्चों। ठीक, तो r1 प्लस d, इस तरीके से यहां से सेंटर ऑफ मास और 2 kg के बीच की डिस्टेंस हो गई। इक्वल किसके होगा, m2 इंटू r2। तो m2 तो है 3 और r2 क्या है, सेंटर ऑफ मास और 3 kg के बीच की डिस्टेंस। तो ये कितनी हो जाएगी, r2 पहले थी 1 मीटर और बढ़ गई, तो r2 प्लस 1 प्यारे बच्चों, r2 प्लस 1। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो देखिए क्या मिलेगा, यहां से प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, तो 2r1 3r2 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2r1 3r2 के इक्वल था, ये पहले हमने देख रखा था। तो अगर ये इक्वल थे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या, 2d इक्वल 3, तो d क्या मिल जाएगा, आगे इसको सॉल्व कर ले तो d मिल जाएगा 3/2 मीटर है बच्चों। तो 3/2 मीटर से हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड पीछे की ओर। ठीक है, तभी ये सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे प्यारे बच्चों बना रहेगा। ठीक, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए अब इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। चलिए, यहां पर कोई भी डाटा आप ले सकते हो। यहां पे अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं आया या कहीं से देख के नहीं आया, यहीं पर क्वेश्चन बनाया है प्यारे बच्चों। आप भी बना सकते हो, दिक्कत ही क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे क्वेश्चन हो जाने हैं और क्वेश्चन आप बना भी सकते हो। ठीक है, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो फिर से हम कोई क्वेश्चन नया बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए 2 kg था और इधर 5 kg है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक, और इसकी शिफ्टिंग किधर करा लें, चाहे इसको शिफ्ट कराओ चाहे इसको कराओ, और किधर भी कराओ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको अगर शिफ्ट करा लूं इसको, और इस बार हम इसको इस साइड करा लें, सेंटर ऑफ मास की तरफ। ठीक है, मान लीजिए इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ यहां पर है प्यारे बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास है, और मैं बोल दूं कि सेंटर ऑफ मास की तरफ 2 मीटर शिफ्ट कर दिया गया। तो बताओ कि 2 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो चलिए देखिए, अगर ये नजदीक आया है सेंटर ऑफ मास के, तो इसको भी नजदीक ही आना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम मान लेते हैं कि ये d डिस्टेंस चल करके नजदीक आया है। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए अब देखिए, इनिशियली तो हम मानेंगे कि r1 डिस्टेंस थी इनके बीच की, और इसके बीच की जो डिस्टेंस थी इनिशियली वो r2 थी, ऐसा ही मानेंगे। ठीक, लेकिन फाइनली जब शिफ्ट कर चुके हैं तब क्या डिस्टेंस है, देखिए तब क्या डिस्टेंस है, तो तब 2 kg यहां आ चुका था और 5 kg प्यारे बच्चों 2 मीटर डिस्प्लेस होकर यहां आ चुका था, यहां आ चुका था। ठीक, तो अब जो फाइनली डिस्टेंस नजर आ रही होगी वो कितनी होगी, देखिए r1 थी पहले और ये d इधर चल गया, तो जो ये डिस्टेंस बची वो कितनी बची, r1 माइनस d, यही बची। इसी तरह आपको ये यहां तक की डिस्टेंस है r1 माइनस d। अब देखिए 5 kg यहां आ गया था, यहां से यहां तक की इनिशियली डिस्टेंस r2 थी, ये 2 मीटर नजदीक आ गया, तो अब जो 5 kg और सेंटर ऑफ मास की जो बीच की जो दूरी बची वो कितनी बची, मैं यहां पर लिख देता हूं r2 माइनस 2 प्यारे बच्चों, यही बचेगी, बिल्कुल यही बचेगी। अब देखिए वही फार्मूला या वही रिलेशन m1 r1 इक्वल m2 r2। तो चलिए इनिशियली क्या लगा सकते हैं, जब ये अपनी अपनी पोजीशन पर थे पहले, तो क्या था, r1 डिस्टेंस पर 2 kg था और r2 डिस्टेंस पर 5 kg था, तो m1 r1 यानी 2 इंटू r1 m2 r2 यानी 5 इंटू r2, तो ये रिलेशन बन के निकल के आएगा। अब फाइनली क्या नजर आएगा, फिर m1 r1 और m2 r2 को इक्वल करेंगे, तो चलिए m1 यानी 2 और r1 यानी यहां से 2 kg की डिस्टेंस वो कितनी है, r1 माइनस d। ठीक है, r1 माइनस d प्यारे बच्चों, m2 कितना 5 इंटू यहां से सेंटर ऑफ मास से 5 kg की डिस्टेंस, फाइनली वो कितनी है प्यारे बच्चों, r2 माइनस 2, यही है प्यारे बच्चों। देखिए इनिशियल जो डिस्टेंस थी वो r2 थी, अब ये 2 मीटर नजदीक आ गया। ठीक, तो जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, कितने से, 2 मीटर से डिस्टेंस कम हो गई, तो 2 मीटर को घटा दो, है ना, तो इस तरीके से डिस्टेंस आ गई। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा इस तरीके से प्यारे बच्चों। ठीक है, यही मिलेगा, जरा एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब 2r1 से 5r2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल थे, है ना। अब बाकी की चीजें क्या है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो d मिलेगा वो 5 मीटर, यानी कि हमें इसको 5 मीटर से डिस्प्लेस करना होगा, किधर की ओर, सेंटर ऑफ मास की
तरफ प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहीं पर हम और आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।